गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सेकेंड ईयर। और अब तक आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा वो एक बेसिक इंजीनियरिंग थी, लेकिन अब आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपके जो ब्रांच है, बेसिकली जो ब्रांच है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे सीखेंगे चीज़ें, लैब्स वगैरह भी देखेंगे। तो जो सेकेंड ईयर है आपका बेस है, एकदम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बेस है वो आपका सेकेंड ईयर में क्लियर होगा। सो उसी बेस में जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो कि आपका ME 201 है। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस तरह से इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट ये जो हैं बेसिक्स रहते हैं, इनसे फिर आगे इनकी रिलेटेड स्टडीज़ हम और करते हैं। तो इसी चीज़ में मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो होगा ME 201, जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अब सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूँ कि ये सब्जेक्ट में है क्या और क्यों पढ़ रहे हैं हम इस सब्जेक्ट को, क्या ज़रूरत है हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने की और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आपको बता देता हूँ। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, नाम से ही क्लियर है कि हम लोग मटेरियल्स के स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया आता कहाँ पे है? डिज़ाइन में। देखिए, हम जब भी किसी पार्ट की इस दुनिया में हम लोग जो भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए उसकी डिज़ाइन ज़रूरी है। बिकॉज जब तक हम लोग डिज़ाइन नहीं करेंगे, डिज़ाइन का मीन्स क्या होता है, उसके जो अगर वो जहाँ पे यूज़ आएगा, वो जो आपका जो पार्ट है, मटेरियल है, जो भी है, वो जहाँ पे भी यूज़ आएगा वहाँ पे उसके ऊपर क्या क्या डिफरेंट टाइप के लोड्स लग रहे होंगे, क्या क्या उनसे स्ट्रेसेस जनरेट हो रही होंगी, क्या क्या उनसे डिफ्लेक्शन जनरेट हो रहे होंगे। तो उन सब की स्टडी हम लोग को ज़रूरी होती है, किसके लिए? डिज़ाइन के लिए। बिकॉज उसी के बेसिस पे हम लोग उसकी डिज़ाइन करते हैं, उसका मटेरियल चूज़ करते हैं, उसके हम लोग डायमेंशन चूज़ करते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट या आइटम की हम लोग ड्राइंग बनाएंगे या डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ें हम लोग किस में बात करेंगे, उसमें जो भी स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, स्ट्रेसेस होंगी, स्ट्रेन्स होंगे, डिफॉर्मेशन होंगे, तो उन सब की जो कैलकुलेशन या डेरिवेशन जो होंगे वो सब हम डील करेंगे आपके सब्जेक्ट ME 201, जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसका मेन पर्पज़ ही यही है कि हमें डिराइव करने हैं इक्वेशंस, लाइक स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, स्ट्रेन कितना जनरेट हो रहा है, डिफॉर्मेशन कितना जनरेट हो रहा है, डिफ्लेक्शन कितना जनरेट हो रहा है। इन सब की बैंडिंग मोमेंट, बैंडिंग स्ट्रेस, ये सारी टर्म्स अभी आप देखेंगे कि कैसे होते हैं, और इन सब को हम लोग डेराइव करेंगे जिससे हम एक बेटर डिज़ाइन बना सके प्रोडक्ट की, और उसी बेसिस पे एक बेटर लॉन्ग वर्किंग प्रोडक्ट हम लोग बना सके। तो आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। और अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि लाइक आपने पढ़ा है अब तक मैकेनिकल से रिलेटेड एक सब्जेक्ट, वो है मैकेनिक्स। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैकेनिक्स में और यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये एक तरह से उसका आगे का वर्जन ही मान लीजिए आप। उसमें डिफरेंस क्या है? वहाँ पे देखिए क्या होता था कि मैकेनिक्स में आप लोग डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, जबकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डिफॉर्मेशन की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन दो टर्म है, उन दो टर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट जब आप पढ़ रहे थे अब तक, उसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर उस पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन रहता है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मेशन। तो डिस्प्लेसमेंट में बॉडी पूरी की पूरी एक साथ मूव करती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करती है। लेकिन डिफॉर्मेशन में जब अगर अंदर के पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो बॉडी अपनी शेप भी चेंज करेगी और वो डिफॉर्म हो जाएगी।
अब ये डिफॉर्मेशन किस तरह के होते हैं ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था वो चीज़ें ये थी कि यहाँ पे आप डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, वहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट तक की ही बात की थी। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे भी सेम रहेगी आपकी, लाइक आपको जो चीज़ें आप पढ़ के आए हैं वो यूज़ आएंगी यहाँ पे। आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आई होप आप सब ने पढ़ी हैं, लेकिन उसके बारे में आज हम लोग फिर बात करेंगे एक बार। उसके बाद आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब ने पढ़ा होगा, सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो सब भी आपने देखा होगा, वो सब यहाँ पे भी काम आएगा। और बेसिक फोर्सेस के बारे में भी आपने देखा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो हम लोग करते थे, तो वो सब भी यहाँ पे काम आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बेसिक रिवीजन देख लें पुरानी चीज़ों का, कि कैसे वो सब आप कर रहे थे, फोर्स रिजोल्यूशन या फिर क्या जैसे आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद हम लोग अभी आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपका जो पहला टॉपिक है, सबसे जो बेसिक टॉपिक है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पे आपके सिलेबस में और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो मेनली 4-5 प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं वन बाय वन उन्हें ले रहा हूँ और आप समझते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। मेरे को लगता है आपने ये सब पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और इसके बाद हम लोग आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के टॉपिक्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपका फर्स्ट टॉपिक है 1.1। उसमें फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सॉरी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी to resist a distorting influence and to return to its original size and shape when that influence or force is removed। देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपली भाषा में क्या होती है। आप एक बॉडी ले लीजिए, हमने एक बॉडी ली, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया। देखिए यही होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कि जब वो बॉडी होती है उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ ना कुछ लेवल पे डिफॉर्म होती है। मीन्स उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं और वो बॉडी डिफॉर्म होती है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं। देखिए एक तो वो बॉडी डिफॉर्म हुई, अगर हम लोग वो लोड वापस हटा लें तो एक केस ये होगा कि वो बॉडी आपकी क्या होगी कि वापस अपनी ओरिजिनल शेप में रिटर्न आ जाएगी। तो ये केस होता है। एक केस होता है कि वो बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल शेप में ना आए, वो वैसे की वैसे डिफॉर्म रह जाए। तो इन दोनों के बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टीज डिफाइंड हुई हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो हम लोग समझते हैं इलास्टिसिटी कौन सी है कि हमने क्या किया, एक बॉडी ली, उसमें हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब जब उसके एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा जनरेट, और वो डिफॉर्मेशन जब हम वो फोर्स हटाएंगे वापस तो वो वापस अपने डिफॉर्मेशन अपनी खत्म हो जाएगा और वो जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी। अगर एक बॉडी इलास्टिक है तो वो अपनी शेप वापस रिगेन कर लेगी। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विल डिफॉर्म व्हेन एडुकेट लोड्स आर अप्लाइड टू देम। वही बात बता रहे हैं कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, अगर हम लोग उस पर इतना लोड लगाते हैं जरूरत जितनी जरूरत है उसको डिफॉर्म करने के लिए तो वो हल्का डिफॉर्म होते हैं। लेकिन अगर उसमें जो मटेरियल इलास्टिक है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो रिटर्न कर जाएगा अपनी इनिशियल शेप और साइज में। कब? जब उस लोड को हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी के बारे में। इसको हम लोग एक फिगर की फॉर्म में और आपको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग देता हूं, आप देखिएगा। ये देखिए, ये मैंने इलास्टिक डिफॉर्मेशन का एक फिगर देखा है। इसमें आप देखिए कि इनिशियली ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स हैं इसके वो ऐसे लगे हुए हैं अरेंज। अब क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे एक स्मॉल लोड F लगाया है, स्मॉल लोड F यहाँ पे हमने इस पे अप्लाई किया है इस बॉडी पे। तो इस बॉडी के अंदर देखिए ये अब जो है बॉन्ड्स जो हो रहे हैं इनके वो स्ट्रेच हो रहे हैं और ये थोड़ी सी खींच रही है, ये थोड़ी सी खींची। तो यहाँ पे जो एक ये है डेल्टा आपका, यहाँ पे इसमें डिफॉर्मेशन आ गया। अब इसको इलोंगेशन आप बोल सकते हैं क्योंकि ये बढ़ रहा है एक तरह से। बाकी हम लोग अभी केवल डिफॉर्मेशन नाम देंगे, आगे हम लोग सीखेंगे कि इलोंगेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। तो देखिए ये बढ़ा,
लेकिन अब जब हमने इसे वापस लोड हटा दिया तो ये देखिए कि पूरा जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो वापस खत्म हो चुका है और ये अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ चुका है। तो इस तरह के बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर, और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, इलास्टिक मींस रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। रिवर्सिबल आप क्या होता है कि वापस अगर उसी चीज को हम लोग ले आए जो इनिशियल चीज थी तो उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। ये फोर्स और डिफ्लेक्शन का आपका ग्राफ भी है जो आपको अभी इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको समझाऊंगा। बेसिक जो मेरा आज पर्पस था वो ये था कि आपको इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आपके प्रॉपर्टी की, जो है प्लास्टिसिटी। देखिए प्लास्टिसिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन सॉलिड्स टू फ्लो और टू चेंज शेप परमानेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे देखिएगा, परमानेंटली, व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस ऑफ इंटरमीडिएट मैग्नीट्यूड बिटवीन द प्रोड्यूसिंग टेम्परेरी डिफॉर्मेशन और इलास्टिक बिहेवियर एंड दोज कोजिंग फेलियर ऑफ द मटेरियल और रप्चर। देखिए मैं समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कि वो एबिलिटी सर्टेन सॉलिड्स की, सॉलिड्स के अंदर वो एबिलिटी जो क्या करती है कि उसको फ्लो करने में, या तो फ्लो होगा तब भी देखिए कि मॉलिक्यूल्स उसके चेंज होंगे, ठीक है, अपनी डायरेक्शन, अपनी वो पोजीशन चेंज करेंगे, और या फिर चेंज शेप परमानेंटली, या फिर परमानेंटली वो अपनी शेप जो है वो चेंज करे। कब, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेसेस लग रही हो, कितने मैग्नीट्यूड की, इंटरमीडिएट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। किस किस के बीच में, इंटरमीडिएट मींस बीच में, किस किस के बीच में, एक तो होता है जो प्रोड्यूस करता है टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, एक तो वो जो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, और एक वो कि जिसपे वो मटेरियली फेल हो जाता है। मतलब इतना भी लोड ना हो कि वो मटेरियल फेल ही हो जाए, उससे ज्यादा भी ना हो, या इतना भी लोड ना हो कि वो खाली टेम्परेरी डिफॉर्मेशन उस पर क्रिएट करे। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई भी लोड उस पर लगता है तो वो मटेरियल क्या है, जब उस लोड को अगर हम लोग हटाएंगे भी तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है, और यही उसकी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। इट मींस उसमें वो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसे हम भी आपको देखिए एक फिगर की उसी हेल्प से और समझा देता हूं मैं आपको। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखिएगा आप कैसे हो रहा है। ये इनिशियली अपनी बार थी, इसमें ये अपना छोटा सा सेक्शन हम देख रहे हैं, इसमें अरेंज्ड आपका जैसे था पहले भी, और यहाँ पे हमने लोड लगाया है F, और इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है ये डिफॉर्मेशन। अब देखिए डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, डेल्टा इलास्टिक, एक तो इलास्टिक की लिमिट के अंदर जो होता है वो, और प्लस प्लास्टिक, दोनों तरह का इसमें डिफॉर्मेशन हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने लोड उससे थोड़ा ज्यादा लगाया था। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि देखिए बॉन्ड्स स्ट्रेच हो चुके हैं अपने। अब जब अनलोड भी हम लोग करते हैं तो प्लेन जो है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रह पाता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलास्टिक वाला डिफॉर्मेशन था वो तो वापस अपनी शेप ले चुका है, लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन था वो ऐसे के ऐसे यहाँ पे रहा है। तो इसीलिए हम इनको, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, कि ये इसमें जो आपका ओरिजिनल शेप है वो कभी भी रिगेन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्लास्टिक मींस परमानेंट, कि ये आपका जो डिफॉर्मेशन रहेगा वो परमानेंट हो जाएगा, ये आपका कभी इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा दो प्रॉपर्टी की जो मैंने बात करी, एक था इलास्टिसिटी और एक था प्लास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज की तरफ। जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। ये भी आपने सुना होगा, तो इसके बारे में भी एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं। देखिए डक्टिलिटी इज द मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू अंडरगो सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर रप्चर और ब्रेकिंग, which may be expressed as percentage elongation और percentage area reduction from a tensile test। ये देखिए, ये भी आपको बाद में समझाएंगे, पहले आप बेसिक समझिए कि डक्टिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। डक्टिलिटी मेजर करता है मटेरियल की उस एबिलिटी को जो अंडरगो करती है सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसको विदाउट या फिर बिफोर रप्चर और ब्रेकिंग।
देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक बॉडी या मटेरियल हमने लिया, उस पर हमने लोड लगाया। अब देखिए लोड हम लोग क्या होता है कि अलग अलग ग्रेजुअली लोड लगा रहे हैं। यहाँ पे पहले हमने हल्का सा लोड लगाया, उससे उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर हमने उस लोड की क्वांटिटी को और बढ़ाया, तो उससे क्या हुआ, उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन आया। अगर हम उस लोड को हटा भी दें तो वो वापस से अपनी शेप में रिगेन कर लेता है। लेकिन उसके बाद हमने लोड की जो वैल्यू है उसको और बढ़ाया हमने, उससे क्या होगा कि अब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अब यही बात है कि लोड, देखिए उसकी अगर मटेरियल डक्टाइल है तो उसकी एबिलिटी क्या होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को सहन कर सकता है, या उसमें हो सकता है कि उसके ब्रेक होने से पहले होगा क्या, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे वो प्लास्टिक डिफॉर्म होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो ब्रेक हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। तो उस पॉइंट आने से पहले वो कितना प्लास्टिकली डिफॉर्म हो सकता है, उतना वो डक्टाइल होगा। तो जितना ज्यादा वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो पाएगा, उतना ज्यादा वो मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा। समझ आया आपको? इसका एक फिगर और है, वो मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो डक्टिलिटी होती है इसको कैसे मेजर करते हैं जनरली, परसेंटेज इलोंगेशन। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए हम उसे खींच रहे हैं, तो उसकी इलोंगेशन मतलब लेंथ बढ़ेगी उसकी, तो वो जितना लेंथ बढ़ेगी उसके हिसाब से। या फिर परसेंटेज एरिया रिडक्शन फ्रॉम ए टेंसाइल टेस्ट, या फिर क्या होगा कि अब जब उसको खींच रहे हैं हम लोग, टेंसाइल टेस्ट में क्या होता है, हम लोग खींचते हैं दोनों साइड से, फोर्स लगाते हैं उसको, टेंसाइल फोर्स। तो वहां पे क्या होगा कि उसका जो एरिया होगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कम होता जाएगा, तो उसका जो रिडक्शन है उसके बेसिस पे भी हम लोग डक्टिलिटी मेजर कर सकते हैं। तो देखिए ये थी डक्टिलिटी की बात। एक सिमिलर प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इज ए मटेरियल्स एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर हम लोग लगा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसके अंदर वो डिफॉर्म होने की क्या एबिलिटी है उसकी, वो आपको मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी बताती है। दिस इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द मटेरियल्स एबिलिटी टू फॉर्म ए थिन शीट बाय हैमरिंग और रोलिंग। देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग आपको ये सुना होगा आपने कि पतली शीट्स या फिर चादर वगैरह बनाते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, बड़े मटेरियल को हम लोग हैमर से बहुत ठोकते हैं, तब जाके वो पतली शीट बनती है। अब क्या होता है, यही उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोग उसको ठोक रहे हैं, वो बिना ब्रेक हुए पतला, कितनी पतली शीट में वो कन्वर्ट हो सकता है, वो उसकी आपकी क्या आ जाएगी, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज। तो यही चीज आपको बताया। और डक्टिलिटी में क्या आता है, हम टेंसाइल टेस्ट में उसे खींच रहे हैं, मींस वो वायर की टाइप में बन जाएगा। अगर हम लोग वायर की तरह उसको खींच सकते हैं और वो बिना ब्रेक हुए रह सकता है, तो वो उसकी डक्टिलिटी होती है, क्योंकि वो टेंसाइल में होती है। और मैलिएबिलिटी हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर देखते हैं कि हम उसे हैमर से बहुत ठोक रहे हैं, उसको बिल्कुल पतला करना चाह रहे हैं, तो उसकी जितनी पतली वो चादर बन सकती है या शीट बन सकती है, उसे हम लोग बोलेंगे उसकी मैलिएबिलिटी। तो इसके एग्जांपल्स भी हैं, लाइक गोल्ड जो होता है, गोल्ड से आप कॉइन्स बनाते हैं या फिर पतली चीजें बनाते हैं, वो आप हैमरिंग करके ही बनाते हैं, तो वो गोल्ड जो होता है बहुत अच्छा मैलिएबल मटेरियल होता है। तो इस तरह से हमने आपको दोनों प्रॉपर्टी ये समझा दी हैं, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी एक जैसी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको डक्टिलिटी फिगर मैं दिखा देता हूँ। देखिए डक्टिलिटी कैसे हम देख रहे हैं, ये आपका एक मटेरियल था, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं। अब देखिए ये खींचते 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 यहाँ तक आ जाता है। अब ये एंड पॉइंट है, जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ है, इसके बाद वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक हो गया, इससे पहले अब ये जितना ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हो पाया बिना ब्रेक हुए, वो उसका आपका क्या बताएगा, कितना वो डक्टाइल है। तो ये आप इस फिगर के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं, इस तरह से डक्टिलिटी टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है ब्रिटलनेस। अब देखिए ब्रिटलनेस जो आपने अब तक प्रॉपर्टीज पढ़ी उनकी बिल्कुल अपोजिट है। ब्रिटलनेस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट फ्रैक्चर्स व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बट हैज ए लिटिल टेंडेंसी टू डिफॉर्म बिफोर रप्चर। देखिए अब क्या है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अब अलग है उनसे। इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग लोड या स्ट्रेस उस पर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि वो उसमें बहुत ही लिटिल टेंडेंसी होती है डिफॉर्म होने की।
डिफॉर्म होने का क्या मतलब है कि वो आपको ब्रेक ना होके वो आपको मॉलिक्यूल्स उसमें शेप चेंज कर रहा है। लेकिन ये ब्रिटल मटेरियल्स वो होते हैं जो अब डिफॉर्मेशन नहीं होने देते हैं और वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं, लाइक आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है आपका लेड, जो आपका शीशा या कांच आप जिसे बोलते हैं, अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे या फिर आप उसे डालेंगे तो वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा बिना किसी आपके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के। ब्रिटल मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लिटिल डिफॉर्मेशन, वही मैंने आपको बताया। पुअर कैपेसिटी टू रेजिस्ट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट भी वो नहीं कर सकते हैं रेजिस्ट, एंड वाइब्रेशन ऑफ लोड, वो वही चीजें इम्पैक्ट और वाइब्रेशन को नहीं कर सकते हैं। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेकिन उनकी होती है, आप ग्लास को कितना ही आप उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाइए, दबाइए आप उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उनकी होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, वो मैंने आपको समझाया है। और मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल्स आर द ब्रिटल मटेरियल्स। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, ब्रिटलनेस वही प्रॉपर्टी है कि जो मटेरियल्स कुछ ऐसे होते हैं जिन पे जब हम लोड लगाते हैं तो वो डिफॉर्म होने की बजाय डायरेक्ट ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रेजिलेंस एंड टफनेस। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है इसमें एक ही तरह की प्रॉपर्टीज हैं लेकिन कुछ एक बेसिक डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। रेजिलेंस जो है इज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इलास्टिकली देन अनलोडिंग टू हैव दिस एनर्जी रिकवर्ड। और टफनेस क्या है, टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। ठीक है, देखिए दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं वो एबिलिटी बताती हैं किसी भी मटेरियल की कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन सिचुएशन दोनों में अलग है। जो पहली प्रॉपर्टी है रेजिलेंस, वो कब तक की बताती है, जब तक उस पर केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, जब तक वो इलास्टिकली डिफॉर्म होगी तब तक वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, वो बताती है रेजिलेंस। और टफनेस बताती है कि कंप्लीट ब्रेक होने से या रप्चर से पहले वो कितनी एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी टोटल, वो आपको बताती है टफनेस। वन डेफिनेशन ऑफ मटेरियल टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैन ए मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर रप्चरिंग, वही चीज है। रेजिलेंस और टफनेस में आपसे देखिए इंटरव्यूज वगैरह में भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो रेजिलेंस आपका क्या कहलाता है, रेजिलेंस आपका होता है कि इलास्टिक लिमिट तक जो डिफॉर्मेशन होता है उसकी जो एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की एनर्जी की मटेरियल की, वो आपको रेजिलेंस कहलाती है। लेकिन टफनेस कब तक की लिमिट होती है, जब तक कि वो ब्रेक ना हो जाए या रप्चर ना हो जाए, उससे पहले तक की जितनी भी कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की एनर्जी, वो टफनेस कहलाती है। तो ये आपने देखा रेजिलेंस और टफनेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। बात करते हैं हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड बाय आइदर मैकेनिकल इंडेंटेशन और एब्रेशन। देखिए क्या होता है, कुछ नहीं है, हम लोग कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन पे हम लोग लाइक एब्रेशन मींस घिस रहे हैं, उनके ऊपर किसी चीज को रगड़ रहे हैं, इंडेंटेशन आप उसे ठोक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो इस चीज को कितना, अब इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को कितना रेजिस्ट कर सकता है वो मटेरियल की जो आपको एबिलिटी बताता है वो बताती है उसकी प्रॉपर्टी हार्डनेस। और भी अच्छा आप जो जैसे इसमें बता देता हूँ आपको, मेटल्स जो होते हैं वो हार्डर होते हैं किससे, प्लास्टिक या वुड पे, क्योंकि वो जल्दी से उनमें डिफॉर्मेशन आ जाता है मेटल्स के मुकाबले। और भी एक अच्छी डेफिनेशन जो आपको बात करते हैं इसमें, हार्डनेस इज द मेजर ऑफ हाउ मच ए मटेरियल कैन रेजिस्ट चेंजेस इन शेप, वही बात है। लेकिन अब ये चेंजेस कहाँ से हो सकते हैं, देखिए प्रेशर को रेजिस्ट करेगा वो आपके वियर एंड टीयर को, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट वियर एंड टीयर, स्क्रैचिंग, एब्रेशन, कटिंग इज कॉल्ड हार्डनेस। इन सब को अगर आप उस पर ये सब परफॉर्म कर रहे हैं, इस सब को रेजिस्ट करने के लिए, रेजिस्ट किसको कर रहा है कि वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है।
अगर इस तरह की प्रॉपर्टी अगर किसी मटेरियल में होती है तो मटेरियल कहलाता है हार्ड मटेरियल, या फिर उसकी हार्डनेस जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और देखिए एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ द हार्ड मटेरियल्स आर डायमंड, बोरोन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, टेम्पर्ड स्टील, आइस, ग्रेनाइट और कंक्रीट। ये काफ़ी हार्ड मटेरियल्स है। और देखिए हार्डनेस का जो टेस्ट होता है वो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है, वो आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं तो आपको आगे अभी ये प्रैक्टिकल्स में आपको मिल जाएगा सॉम के। तो उसमें हम लोग उसके ब्रिनल हार्डनेस नंबर निकालते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है। तो बेसिकली जो सबसे मेन जो डेफिनेशन अगर मैं हार्डनेस की बोलूं, हार्डनेस एक मेजर है कि कितना बॉडी रजिस्ट कर रही है किस चीज को, वियर, टीयर, स्क्रैचिंग, एब्रेशन और कटिंग को। तो इस तरह से आपका ये लास्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस आपका फिनिश होता है। और आज का लेक्चर भी मैं इसी के साथ यहाँ पे फिनिश करता हूँ स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई है वो समझ में आई होंगी। इन्हें आप देखिए, अच्छे से समझिए। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स होते हैं तो आप मुझे बात कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।